सब हो तो गया, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं, सारी तैयारी तो कर दी है मैंने, कुछ भी नहीं छूटा है। अरे वैभव बेटा, सुबह से तो तू इन सब तैयारियों में लगा हुआ है। अरे मेरे बच्चे, तूने खाना पीना खाया भी या नहीं? हाँ, बस ऐसे ही काम करने पे दौड़ा रहता है। एक एक मेरा बच्चा ही है जो इस घर में सारे काम करता है और खुद के खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, आप चिंता मत करो। आपने खाना खाया क्या? आपने दवाइयाँ ली अपनी ब्लड प्रेशर वाली? माँ, दवाइयाँ तो नहीं भूलना चाहिए ना आपको, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और आज तो आप जानती हैं ना, हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। हाँ हाँ बेटा, जानती हूँ। आज तेरे पापा और तेरा बड़ा भाई जितेंद्र जा रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ उनकी लड़की से जितेंद्र की शादी की बात करने। भगवान ने चाहा तो मेरे घर में एक बहू आ ही जाएगी। लेकिन बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि इन सारी खुशियों में तो अपना ख्याल रखना भूल जाए। सुबह से देख रही हूँ तुझे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं कार लेकर इधर, कहीं कार लेकर उधर। अरे बेटा, शादी का माहौल है, सब ठीक हो जाएगा, आराम से काम हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हड़बड़ी में तुम अपनी चिंता करना ही छोड़ दो। एक तो वैसे भी इस घर में तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, पर तुम कम से कम खुद का तो ख्याल रखो। एक बार जितेंद्र की शादी हो जाए ना, फिर तुम्हारे बाबूजी से कहकर ना तुम्हारे लिए भी कोई दुल्हन ला दूंगी। मैं कब तक तुम्हारे पीछे यूं ही चिल्लाती रहूंगी? कोई लड़की आ जाए जो तुम्हें संभाल ले। आप भी ना माँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मुझे तो बस जिंदगी भर आपके चरणों की, पापा के चरणों की और अपने बड़े भैया की सेवा करनी है। मुझे शादी करनी ही नहीं है माँ। मैं क्या करूंगा शादी करके? आप भी ना माँ। अरे हाँ, मिठाइयों के डिब्बे रखवाने थे कार में, देखिए ना माँ, मैं भूल ही गया। अरे राम सिंह, ओ राम सिंह, जरा मिठाइयों के डिब्बे लेकर आना। जाऊं देखूं, वरना सारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। देखो बेटा जितेंद्र, तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारा ये रिश्ता करना बेहद जरूरी है। ये शादी अगर एक बार हो गई ना, तो हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुएगा। मिस्टर मल्होत्रा बहुत बड़े इन्वेस्टर है और उनके इन्वेस्ट करने से ना हमारा बिजनेस और आगे जाएगा। इसलिए ये शादी करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस पापा, मुझे अच्छे से पता है ये बिजनेस डील है और बिजनेस डील होना बेहद जरूरी है। चलिए पापा, जल्दी से चलकर ये डील डन कराते हैं। कहाँ गया वो तुम्हारा निकम्मा लाडला बेटा वैभव? उसने कार वार में सब ठीक कराया कि नहीं? कल से ही बोल दिया था उसे, पर मुझे पता है उस निशल्ले से तो कुछ होने वाला नहीं है। आप यूं बार बार मेरे बेटे की बेइज्जती करके बार बार मेरे दिल पर छुरियां क्यों चलाते हैं? जितेंद्र और वैभव दोनों आपके ही बेटे हैं, पर दोनों में इतना भेदभाव करते हैं आप। मानती हूँ कि जितेंद्र की तरह मेरा वैभव दिमाग से नहीं सोच सकता, दिल से सोचता है मेरा बेटा। पर जो इंसान दिल से सोचता है ना, वही इंसान दुनिया में सबसे सही है। आजकल की दुनिया में मेरे वैभव जैसे लोग कहीं नहीं मिलते, और आप जब देखो तब मेरे वैभव की यूं ही इंसल्ट करते रहते हैं। बेचारा सुबह से शाम तक आपके आगे पीछे, अपने बड़े भाई के आगे पीछे लगा रहता है, और आप लोग उसकी सेवा का मतलब, उसका काम करने का मतलब उसे नौकर बनाकर निकालना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में उसकी औकात सिर्फ एक नौकर की है। अरे इस घर में जितना अधिकार जितेंद्र का है ना, उतना ही अधिकार मेरे वैभव का भी है। मेरे बेटे हैं दोनों, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें क्या काबिलियत है। बुरा मत मानना, पर तुम्हारे वैभव में जो काबिलियत है ना, उसके हिसाब से वो सिर्फ ऐसे ही किसी का असिस्टेंट बनकर ही रह सकता है। काबिलियत मेरे जितेंद्र में है, समझी तुम? तभी तो जितेंद्र बिजनेस की बारीकियां सीखता चला गया, और तुम्हारा बेटा तो हाई स्कूल में ही फेल हो गया था, और अब क्या तुम मुझे उसकी काबिलियत का गुणगान कर रही हो? अरे मैं हूं ना, मेरा बेटा होने के नाते उसका मान सम्मान है इस दुनिया समाज में, समझी तुम? अगर मैं ना होता ना, तो ना जाने ही क्या होता उसका। ये तो कहो मैंने उसे शरण दे रखी है, दो रोटी मिल जा रही है उसे, वरना जिस हिसाब से उसकी करतूतें हैं ना, कि अगर हम लोग उसे दो रोटी ना देना तो उसे खाने पीने को भी लाले पड़ जाएंगे। कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा वो। ऐसे ही दूसरों की चाकरियां करके ही उससे पैसे कमाने हैं, समझी? और तुम क्या चाहती हो, मैं उसे अफसर वाले ट्रीटमेंट दूं इस घर में? हाँ, सिर्फ एक रिजल्ट किसी का भाग्य नहीं तय करता। लेकिन आपने आपने डांट फटकार कर मेरे वैभव की पढ़ाई छुड़वा दी। एक बार उसे एक और मौका तो दिया होता। मैं तभी भी कुछ नहीं बोल पाई थी अपने वैभव के लिए, पर आज मैं उसकी ओर से बोलना चाहती हूँ। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जानबूझकर उसे ऐसा बना दिया है। अपने भाई, अपने बाप की इज्जत करता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इस घर का नौकर हो गया। हाँ तो क्या करता बताओ मुझे, क्या करता? 10 साल तक अगर तुम्हारा बेटा हाई स्कूल में पढ़ा रहता तो मैं 10 साल तक उसे पढ़ाता? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छे से जान गया था कि वो इन सब कामों के लिए बना ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात ही नहीं है। जिस काम में वो खुश था, मैंने उसे वही काम दे दिया। काम करे, कमाए, खाए और खुश रहे, अपनी जिंदगी बिताए। और मेरी जिंदगी भर मैं उसे पालने पोसने वाला नहीं हूँ।
अगर दिमागदार होता ना तो मेरी जितेंद्र की तरह हर क्लास में पास होता, हर क्लास में फर्स्ट आता। पर नहीं, उसे तो पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता था ना, इसीलिए तो हाई स्कूल में फेल हो गया। और मेरे लिए एक बार उसका फेल होना ही काफी था। खैर ये सब बात छोड़ो, आज मैं बहुत शुभ काम के लिए जा रहा हूँ। मुझे तुमसे ना बहस नहीं करनी इस मामले में, और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और उसका हल कोई नहीं निकलता। तुम अच्छे से जानती हो ये। आज तुम्हारे बड़े बेटे जितेंद्र की शादी का दिन है, शादी फिक्स होने वाली है उसकी, और तुम्हें खुश होना चाहिए। और तुम यहाँ खड़ी होकर ये मनहूसियत की बातें कर रही हो। हटो मेरे रास्ते से, मैं जाकर देखूं तुम्हारा निठल्ला बेटा कहीं उसने कोई गड़बड़ न कर दी हो। ये बिजनेस डील होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितेंद्र, वैभव तेरा भाई है, कम से कम इस नाते तो अपने पापा की तरह मत सोचा कर उसके बारे में। आई एम सॉरी माँ, पर डैड ने जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। खैर आप ना बेकार में ही चिंता करती हो। कहते हैं ना कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता, यही बात है माँ, इसीलिए आपको ऐसे बेकार के ख्याल आते हैं। एक काम करो, घर में बैठो, टीवी चलाओ और बढ़िया से अपने सीरियल देखो, तो आपको ये बेकार के ख्याल नहीं आएंगे। मैं क्या अपने बेटे को सम्मान दिला पाऊंगी जब मेरे पति और मेरे बेटे की नजरों में मेरा खुद ही कोई सम्मान नहीं है? तो मैं क्या ही किसी और को सम्मान दिला पाऊंगी? बस भगवान से एक विनती है कि भगवान मेरे वैभव की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की लेकर आए जो मेरे वैभव को उसका असली अधिकार, उसका असली हक, उसकी असली जिंदगी उसे लौटा सके। ये सब क्या है रैड? आपने तो मुझसे कहा था कि वो लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ इतना सारा डेकोरेशन। आपको क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? ये यहाँ पर आपने सगाई का प्रोग्राम बनाकर रखा है, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं ये शादी भरगिज नहीं करूंगी, आप ये बात अच्छे से समझ लो। बेटा ये क्या है ना कि सगाई होना बहुत जरूरी है। क्या है कि उन लोगों के साथ हमारी कोई बिजनेस डील होने वाली है, पर डील के लिए ना एक रिश्ते का पक्का होना तो जरूरी है। तुम अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए हम अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, कम से कम सगाई तो करवा ही सकते हैं ना। बहुत अच्छे और बड़े लोग हैं बेटा। तुम जैसे यहाँ पर राज करती हो ना अपने मायके में, ऐसे ही अपने ससुराल में भी राज करोगी। राज, नौकरों चाकरों वाला घर होगा तुम्हारा, आराम से, ऐसा आराम से तुम्हारी जिंदगी बीतेगी। एक बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपनी बेटी के लिए। इसलिए गारंटी के तौर पर मैं ये सगाई करवाना चाहता हूँ। उन लोगों को कोई और से तो कोई डिमांड नहीं थी, ये तो मैंने खुद से किया है। और देखना बेटा, एक बार ये सगाई हो गई ना तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगी। वो लोग बस आते ही होंगे। प्लीज मेरी लाडली बिटिया, अब कोई भी सीन मत क्रिएट करना प्लीज। डैड ने तो मेरी शादी को बिजनेस डील बनाकर रख दिया है। काश आज मेरी माँ होती तो मेरे इस गुस्से के पीछे छुपे मेरे दुख को वो समझ पाती। काश डैड से तो मैं इतना खुलकर कुछ कह भी नहीं पाती। माँ, काश आप होती। अरे बताओ कोई, ये बैग कहाँ रखना है भैया? अरे अरे सुनिए, अरे दादाजी। अरे राम राम, गिर गया क्या? गिर गया क्या सामान? हे भगवान, तो मेरी तनख्वाह भी कट जाएगी, 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा शाम तक, ये सोचा था, और अब तो 2 रोटी भी छिन जाएगी। अरे दादा, आपका सामान गिरा नहीं है, मैंने उसे संभाल लिया है। आप मुझे बताइए इसे बैग को रखना कहाँ है, और आप इस उम्र में इतना भारी बैग लेकर क्यों चल रहे हैं दादा? क्या बेटवा? अरे भगवान, भगवान तुम्हारा भला करे बच्चा। बुढ़ापे में बेटा बेसहारा हूँ। एक बहू बेटा थे जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बुढ़िया के मरने के बाद मुझे 2 रोटी देने वाला इस पूरे संसार में कोई नहीं था। कह रहा था मैं कि अपनी बुढ़िया के साथ ही मैं भी मर जाता काश, पर नहीं, भगवान ने तो मुझे धरती पर अभी तक छोड़ रखा है ना कि मैं ये सब कुछ सहूं। गरीब को इस दुनिया में कोई नहीं होता बेटा। बस वही 2 रोटी का जुगाड़ कर रहा था। ठेकेदार से यहाँ काम लेने की कोशिश की, वो देने को तैयार नहीं था। बहुत मिन्नतों के बाद उसने मुझे कहा था कि कुछ सामान ढोकर अंदर रख दो, शाम तक 500 रुपए दे दूंगा। सोचा था कि कुछ दिनों के लिए रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, पर बुढ़ापे का शरीर बोझा ढोने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, लाओ मेरी पीठ पर लाद दो, मैं वापस से इसे रख देता हूँ वहां पर। दादा, ऐसे लोग जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना दादा, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। माँ बाप तो धरती पर भगवान का भेजा हुआ रूप है, भगवान के रूप है वो। उनकी सेवा जो बच्चे ना कर सके ना, वो औलाद जिंदगी भर नरक भुगतती है। दादा, आप मुझे बताओ कि इन सामानों को कहाँ रखना है। मैं आपका सारा काम को ये देता हूँ, और आप ठेकेदार से अपने पैसे ले लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ऐसा बेटा जिस बाप का होगा, जिस माँ का होगा, उनका सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया होगा।
आजकल की दुनिया में तुम जैसे बच्चे कहाँ मिलते हैं बेटा। अह, अह, दादा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज आप ठेकेदार से पैसे ले लो, बाकी मैं आपके गांव का पता ले लेता हूँ। मैं आपके लिए कुछ करूंगा दादा। आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है अपनी रोटी के लिए। जिंदगी भर आपने जिन बच्चों को कमा कर खिलाया, जिन बच्चों को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, वो आपका पेट नहीं पाल पाए, तो अब आप अपने लिए फिर से कमाने निकले हो। दादा, कुछ भी हो जाए, मैं आपको इस तरीके से परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ना आपके लिए फूलों की दुकान खुलवा दूंगा। आप उस पर बैठना और फूल बेचना। शाम तक आपकी कुछ ना कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा दादा। बेटवा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटवा। हमेशा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। ये तो उन लड़कों वालों के साथ ही आया है। कहीं ये वही तो नहीं जिसके साथ डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो ये तो खुशी की बात है। अब चाहे जो भी हो जाए, पूरे मन से तन से मैं इसे अपना पति मान चुकी हूँ। अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से करूंगी। लगता है मेरे डैड की पसंद और मेरी पसंद बहुत मिलती है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मेरी बेटी से यही बात हो रही थी। प्याली अभी यही बात कह रही थी कि मेरी पसंद में ही उसकी पसंद है और मेरी खुशी में ही उसकी खुशी है। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हम दोनों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। मिस्टर मल्होत्रा, कंग्रेचुलेशंस। आज सगाई हो जाए, जल्दी ही शादी भी करवा देते हैं। हाँ, पर उससे पहले मैं भी प्याली से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारी और प्याली की अब सगाई होने वाली है, जल्दी ही शादी होने वाली है, तो बिल्कुल तुम लोग जो बात करना चाहो। वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन सब बातें मिलजुल कर बातचीत करके फैसला करते हैं। बेहद जरूरी है ये, अच्छी बात है ये। जाओ बेटा प्याली, ले जाओ इन्हें। क्या इससे शादी होने वाली है मेरी? पर मुझे तो लगा था कि क्या हुआ प्याली बेटा? जितेंद्र के साथ जाओ, इसे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी ही सगाई भी करवानी है। मेहमान भी सारे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ किस सोच में पड़ी हुई हो? जाओ प्याली बेटा। यस प्याली, देखो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते। काम हो या बिजनेस, सब टाइम पर होना चाहिए, समझी? और वैसे भी हमें एक बिजनेस डील भी करनी है सगाई के बाद, उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए। तो जल्दी जल्दी सब काम निपटाने होंगे ना। देखो, मुझे ना तुमसे बस 2 ही 3 इंपॉर्टेंट बात करनी है। पहली तो ये कि तुम्हें मेरे घर में आराम से अच्छी बहू बनकर रहना होगा। मेरे घर की औरतें काम नहीं करती, ना ही मेरी माँ काम कर रही हैं और ना ही तुम काम करोगी, इसलिए ज़्यादा अपने पंख बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। घर पर आराम से मेरे घर पर बहू बनकर अच्छी रहना, मुझे बस तुमसे यही कहना है। और मैं समय का भी बहुत बड़ा पाबंद हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। जो काम हो ना, सब सही समय से हो जाना चाहिए। बिजनेस हो या जिंदगी, तभी तरक्की लोग कर पाते हैं जब वो सही समय से अपना सारा काम करते हैं। तो इसलिए तुम्हें समय का खास ख्याल रखना होगा। मुझे तुमसे बस यही बातें करनी थी। चलो कोई बात नहीं, तुम अंदर तक नहीं ले गई, मैंने सबके सामने ही बोल दिया। चलो ठीक है, चलो फिर अंगूठी पहनाते हैं। टाइम हो गया है, वकील साहब आ ही गए हैं, उनका फोन आ रहा था मुझे। हाँ चलो प्याली बेटा, जल्दी से रेडी होकर स्टेज पर आ जाओ। तुम्हारे भाई भी बस आता ही होगा और जल्दी से ये सगाई करवा लेते हैं। नहीं, मैं ऐसे आदमी से शादी बिल्कुल नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद ही ना करूं, जिसकी एक भी बात मुझे पसंद ना हो। ये आदमी नहीं है, ये घड़ी की सुइयों से हिसाब से चलने वाला रोबोट है। मेरे दिल ने जिसे पसंद किया था, मेरे लिए वही सही है। हाँ, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। मन में जब मेरे कोई और है तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती, चाहे जो भी हो जाए। मुझे डैड को सब बात बतानी ही होगी। मुझे ये फैसला अभी करना होगा। एक्सक्यूज मी डैड, रुक जाइए, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ प्याली बेटा, कुछ कमी रह गई है क्या? बोलो, मैं फटाफट से अरेंज करवा देता हूँ। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, मेरी एक लौती बेटी की शादी है ये। डैड, कोई कमी नहीं है, पर मैं जितेंद्र जी से शादी नहीं कर सकती। मुझे जितेंद्र जी हरगिज़ पसंद नहीं है। मैं इनके साथ सगाई भी नहीं करूंगी। मैं इनके छोटे बेटे वैभव को पसंद करती हूँ। मुझे उससे सगाई करनी है और उससे शादी करनी है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, मेरे लाड प्यार का तू नाजायज फायदा उठा रही है। अरे इस हाई स्कूल फेल नौकर जैसे लड़के से शादी करेगी तू? और ये इनका बेटा जरूर है, पर इसकी औकात उस घर में किसी नौकर से कम नहीं है, समझी तू? बस एक नौकर की बराबर ही है। इसकी बीवी बनना चाहती है तू? नौकरानी बनना चाहती है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ डैड।
मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो घड़ी की सुइयों के हिसाब से चले, जो मुझे एक गूंगी गुड़िया बनाकर घर में सजा कर रखना चाहे। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी पापा। मुझे शादी ऐसे इंसान से करनी है जो मेरे मन की भावनाओं को, लोगों के दुख दर्द को समझ सके। और ये सारे गुण इनके छोटे बेटे वैभव में है, जितेंद्र में नहीं। मैं अगर शादी करूंगी और सगाई करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ वैभव के साथ। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करा ली तूने मेरी। हाँ, मैं लोगों से क्या बोलता फिरता था कि मैं जहां अपनी बेटी को कह दूंगा ये वहां पर शादी कर लेगी। मेरे लाड प्यार का ये नतीजा दिया है तूने। हाँ, अपने मन से अपना जीवन साथी चुनेगी तू। इतनी बड़ी हो गई है तू, अब तुझे मेरी सलाह की और मेरे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है ना। तो निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। इस घर पर, मेरी जमीन जायदाद पर तेरा कोई हक हिस्सा नहीं है आज से। चली जा मेरी नजरों के सामने से। जब तुम मेरे लाए हुए रिश्ते को इनकार कर सकती है ना, तो फिर मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, और ना ही आज से तेरा इस घर में कुछ है, समझी? चली जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा। आपको गुस्सा आया डैड, उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर मुझे माफ करिएगा। मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकती जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, और जिसे मैं पसंद करती हूँ मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी मजबूरी है, मेरे लिए जरूरी है। सुन लो लड़की, अगर तुम्हारी शादी से मुझे कोई बिजनेस डील का लाभ नहीं मिल रहा है, बिजनेस डील का फायदा नहीं मिल रहा है ना, तो मैं भी तुम्हारी शादी जितेंद्र से तो क्या वैभव से भी नहीं होने दूंगा, समझी तुम? अब रहो अपना जहां तुम्हारा दिल करे, रहो इसी घर में, या तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से निकाल देते हैं तो कहीं भी जाओ, भाड़ में जाओ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे वैभव से नहीं होने दूंगा। चलो यहाँ से जितेंद्र, वैभव, चलो यहाँ से। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा वैभव मेरे कहे के खिलाफ ना जाकर तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, समझी तुम? तुम्हारी जिंदगी तो अब धोबी के उस कुत्ते की तरह हो गई है जो ना घर की रही ना घाट की। अब तुम्हारा जो मन करे ना वो करो अपनी जिंदगी में। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही सिखा रहे थे तुम्हें, सही समझा रहे थे तुम्हें। अगर तुम जितेंद्र के साथ शादी करती ना, जिंदगी भर खुश रहती, राज करती राज। पर तुम्हारे भाग्य में ना दुख भोगना ही लिखा है। ना जाने किस किस दर की ठोकरें लिखी हैं। जो तुम्हें सही लगे वो करो अपना। चलो यहाँ से जितेंद्र, जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आज से मेरी बेटी मर गई मेरे लिए। मैं समझ लूंगा भगवान ने मुझे एक बेटा ही दिया था, बेटी नहीं दी थी उन्होंने मुझे। चल जा यहाँ से, दफा हो जा। डैड, मैं इस घर से दूर झोपड़े में भी रह लूंगी, सड़कों पर रह लूंगी, पर मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। वैभव का बच्चा कहाँ मर गया? आ जल्दी, कार स्टार्ट कर। जी डैड, आया, बस अभी आया। मैंने प्यार किया था, गलती मेरी थी, तो सजा भी मेरी है। मैं उसके लिए किसी और पर इल्जाम क्यों लगाऊं? मैं वैभव को पसंद करती थी, वैभव तो मुझे पसंद नहीं करता था। सिर्फ बात तो सही है, अगर वैभव मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं उस पर दबाव कैसे बना सकती हूँ? मुझे जितेंद्र के साथ शादी नहीं करनी थी, ये मेरा अपना फैसला था, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैं अपने फैसले पर पछता नहीं रही हूँ। मैं अपना रहने खाने का कहीं ना कहीं इंतजाम कर लूंगी धीरे धीरे। कोई बात नहीं, आज हालात बुरे हैं, कल अच्छे भी हो जाएंगे। पर अपने हालातों के लिए मैं किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, वो भी उसे जिसकी सब में कोई गलती ही नहीं है। मुझे तो खुशी है कि वैभव इतना अच्छा इंसान है, अपने माँ बाप की कितनी सुनता है वो। बेटा, तुम इतनी शाम गए बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर में होना चाहिए ना, अपने घर में। आंटी, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। नौकरी में कर नहीं रही थी जो मेरे पास रहने का कोई ठिकाना होगा। अभी मैं कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। कल से मैं कोई काम ढूंढना शुरू करूंगी, फिर उसके बाद कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। आज रात इसी तरह बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर किसी तरह से अपनी रात गुजार लूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ। वैभव ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम्हें बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर अपनी रात बिताने के लिए नहीं सोचना है। तुमने मेरे वैभव को पसंद किया है, और मैं हमेशा से वैभव के लिए ऐसी ही लड़की चाहती थी जो सही गलत में फर्क करना जाने, जो सही के लिए लड़ना जाने, जो गलत के खिलाफ खड़ी हो सके। और वो सारे गुण हैं तुममें जो मैं हमेशा से अपनी वैभव की दुल्हन में देखना चाहती थी। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे वैभव को चुना। मैं बेहद खुश हूँ, और मैंने अपने वैभव के लिए ना तुम्हें चुना है। मैं आज तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। पर माँ ऐसा मत करिए। पिताजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आपने कहा था कि आप इसके रहने खाने का कुछ इंतजाम करवा देंगी, और आप। बेटा, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना, जिसे लेते समय इंसान को किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस समय यहाँ बात सही और गलत की है। एक लड़की का घर परिवार सब कुछ छूट गया है उसका, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने तुम्हें पसंद किया। तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छोड़ा सकते बेटा। इस लड़की ने तुम्हें पसंद किया है, और तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी।
पर माँ, अगर मैंने ऐसे किया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे, और कहीं उन्होंने नाराज होकर आपसे मुझसे रिश्ते नाते तोड़ लिया तो। माँ, मैं अपने लिए तो सब दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपके लिए नहीं। तो इन सब बातों की चिंता छोड़ दे, मत कर इन सब बातों की चिंता। इस वक्त बस ये सोच कि इस समय तेरे सामने जो लड़की खड़ी है उसका घर परिवार सब कुछ छूट गया है, क्योंकि उसने सच के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अपने लिए, तेरे लिए लड़ाई लड़ी। उसने वो लड़ाई लड़ी जिसमें तो उसके साथ भी खड़ा नहीं था। लेकिन अब बारी तेरी है, तुझे इसका साथ देना ही होगा। तो इसे इस तरह से बेसहारा नहीं छोड़ सकता। अरे गलती क्या है इसकी, बस इतनी कि इसने तुझे पसंद किया। माँ जी, अगर बात ऐसी है ना, तो मैं भी नहीं कुछ चाहूंगी वैभव जी से शादी करना। मैं आपके और पिताजी के बीच में दरार नहीं लाना चाहती माँ जी। कोई बात नहीं, गलती मेरी है और इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। मैंने वैभव जी को पसंद किया था, पर मेरा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती है कि वो मेरे साथ ही शादी करें। वो अपने फैसलों के लिए आज़ाद है। प्यार किसी को बंधन नहीं सिखाता, प्यार तो लोगों को आज़ादी देता है। अब बस बहुत हो गया। तुम दोनों को मेरी सौगंध है, तुम दोनों की ये शादी करनी ही होगी। अब तुम दोनों सोच लो, तुम्हें मेरा और तुम्हारे बाबूजी का रिश्ता चाहिए या जिंदा मेरी जिंदगी। रुक जाओ शकुंतला, किस अधिकार से तुम इन दोनों को लेकर इस घर में आई हो? हाँ, शादी करवा रही हो अपने बेटे की। अरे मैं इसके लिए कोई अनपढ़ गंवार लड़की इसके टाइप की ढूंढ लाता। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये रिश्ता बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से जमेगा? अरे ये लड़की तो बेवकूफ थी ही, बस ऐसे ही किसी को देखा, पसंद कर लिया और उसके लिए अपने बाप तक से लड़ गई। इतनी बड़ी बिजनेस डील थी हमारी, सब इसकी वजह से कैंसिल हो गई। तो क्या मैं इसे इस घर में रहने दूंगा? तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मैं इन दोनों को इस घर में नहीं रहने दूंगा। और ये तुम्हारा लाडला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश के खिलाफ जाने की? मैंने कहा था ना कि इस लड़की से, ना ही इसके घर वालों से हमारा कोई रिश्ता नाता है। तो ये कैसे कैसे इस लड़के ने इस लड़की से शादी की मेरी इजाजत के बगैर? मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है, बड़ा बेटा घर में कुंवारा बैठा है और छोटे बेटे की शादी कर लाकर बहू और घर में इसका स्वागत कराना चाहती हो, इसे आशीर्वाद दिलाना चाहती हो? अरे मेरे मुंह से श्राप ना निकले इन दोनों के लिए, समझी? बस इनसे कह दो कि ये चले जाए मेरे घर से। मेरे घर में इन दोनों का कोई स्थान नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जितना अधिकार इस घर में जितेंद्र का है, उतना ही वैभव का भी है। दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मैंने इन्हें अपनी ही कोख से जन्म दिया है। तो ऐसा कैसे कैसे इतना भेदभाव कर सकते हैं आप? जितेंद्र को इस घर में रख रहे हैं और वैभव को इस घर से निकाल रहे हैं बस इस वजह से क्योंकि वैभव को एक लड़की ने पसंद किया और उस लड़की ने आपके बेटे जितेंद्र को इनकार किया था रिश्ते के लिए। एक लड़की का ये चुनाव करने का उसका ये अधिकार होता है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि अपने पति का चुनाव वो स्वयं करे। उसे कौन अच्छा लगता है, किसके साथ उसे अपनी जिंदगी बितानी है ना, ये उस लड़की का फैसला होना चाहिए, न कि उसके माँ बाप का और ना ही किसी और का। समझे आप? इस लड़की ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसे जो पसंद था इसने उसके साथ शादी की है, और न ही मेरे बेटे वैभव ने कुछ गलती की है। वैभव से मैंने कहा था कि वो इस लड़की से शादी करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। मत भूलो शकुंतला, ये सब कुछ, ये घर, ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। मैं इस सब में इस लड़के को एक कौड़ी भर का भी हिस्सा नहीं दूंगा। बचपन से जब से ये पैदा हुआ है इसने सिर्फ मेरा जी ही जलाया है, और मैं सब कुछ सुनता और सहता हुआ आया हूँ। अब आज हद हो गई है, आज तो इसने हद पार कर दी। इतनी बड़ी बिजनेस डील कैंसिल हो गई मेरी इस लड़के की वजह से और इस लड़की की वजह से। इन दोनों को मैं इस घर में तो नहीं रहने दूंगा। हाँ, अगर तुम जाना चाहती हो ना तो तुम भी इन दोनों के साथ जा सकती हो, समझी? ठीक है, जब मेरे इतने सालों के रिश्ते नाते, मेरे इतने सालों की सेवा का आप मुझे ये परिणाम दे रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं चली जाऊंगी अपनी बेटा बहू के साथ रहने। कोई बात नहीं, जब आपको इतने सालों में मेरी जरूरत अभी तक नहीं महसूस हो रही है, जब आप अभी तक मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं, मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं चली जाऊंगी। आपने तो तुरंत बता दिया, ये घर, ये बिजनेस सब मेरा बनाया हुआ है। मेरा क्या इन सब में कोई हाथ नहीं, कोई सहयोग नहीं है? आपकी हर बात का, आपके हर चीज में, हर दुख दर्द में, हर खुशी में आपके साथ खड़ी रही। पर एक औरत का कभी कुछ नहीं होता ना, क्योंकि वो बिजनेस में आदमियों की तरह ऑफिस में बैठकर पेपर पे साइन नहीं कर सकती ना। बाकी मैंने क्या नहीं किया है, आपकी खुशी के लिए मैंने इस घर को बनाया। अगर आपने इस घर में पैसे लगाए हैं ना, तो मैंने प्यार लगाया है, सेवा लगाई है, परिवार बनाया है, 2 बच्चे दिए हैं आपको। पर आपने तो झट से ताना मार दिया अपने किए का, और मैंने क्या किया उसका ताना मैं किसे सुनाने जाऊं? हाँ माँ, आप मेरी वजह से पिताजी से झगड़ा मत करो। आप यहाँ आराम से रहो माँ। मैं प्याली को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा माँ। पिताजी, आप माँ को इस घर से मत निकालिए। नहीं बेटा, वैभव, बस बहुत हो गया। आज तक तूने जो कुछ भी किया हो, पर अब नहीं।
आत्मसम्मान के साथ जीना क्या होता है ना, ये तुझे तेरी माँ सिखाएगी। इन्होंने आज मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इतने सालों तक मैंने जो इस घर परिवार की सेवा की, अपनी जिंदगी के इतने साल दिए इस घर को, उसका ये परिणाम मिला कि ये मुझे ताने सुना रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। एक इंसान के साथ चाहे सब कुछ उसका खो जाए, पर उसका आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए, समझा तू? और तुझे भी अपना आत्मसम्मान खोने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही ये तेरे पिता ही क्यों ना हो, पर अपना आत्मसम्मान ना किसी के लिए नहीं झुकाना चाहिए। चल यहाँ से, मैं तुझे कह रही हूँ, अगर तू मेरा बेटा है तो चल यहाँ से। एक बात मैं आपको अच्छे से समझा दूं मिस्टर सिंघानिया, पैसे आप जिंदगी में चाहे जितना भी कमा लेंगे ना, पर परिवार नहीं कमा पाएंगे। परिवार ना प्यार बांटने से मिलता है, और जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसों से भले अमीर हो, पर दिल से गरीब है आप, दिल से गरीब। और जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको परिवार की जरूरत होगी, तब आपको परिवार नहीं मिलेगा। पैसा देकर भी आप परिवार नहीं खरीद पाएंगे, ना ही परिवार का प्यार। लिखवा कर ले लीजिए मुझसे, तब आपको ये जरूरत मेरे परिवार की, तब मेरी कीमत आपको समझ में आएगी। ओहो, सो ड्रामेटिक। माँ भी ना बेकार में ही उन दोनों बेवकूफों की ओर से लड़ रही थी। अरे खुद तो खाने पीने का ठिकाना है नहीं, माँ को क्या खिलाएंगे वो लोग। पर क्या ही कहूँ, माँ को भी ना हमेशा से अपने लाडले बेटे में ही सारी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। खैर डैड, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। कोई बात नहीं शकुंतला, अभी तुम मुझे अकेला करके मुझे इस तरीके से छोड़कर इस घर में चली गई। उम्र के जिस दौर में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, तो मेरा हाथ छोड़कर चली गई। पर कोई बात नहीं, तुम्हें दिखा दूंगा मैं कि पैसे की ताकत क्या होती है। और तुम भी देख लो, जरा गरीबी में अपने लाडले बेटे के साथ धक्के खाकर देख लो, तब तुम्हें समझ में आएगा मेरी कीमत। माँ जी रुक जाइए, कब से हम लोग इसी तरह से चले जा रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? माँ जी रुक जाइए। बहू, कभी कभी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ना बहुत लंबे रास्ते तय करने होते हैं। यही बात मैं तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि जिंदगी आसान नहीं होगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पर मैं कहती हूँ अपना आत्मसम्मान बेचकर अगर खुशियाँ आए तो वो खुशी भी बेकार है, वो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अपना आत्मसम्मान कहीं नहीं गिराना चाहिए, भले ही जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। आज तुम्हारा गृह प्रवेश है ना, अच्छे से घर में तुम्हारा गृह प्रवेश होना चाहिए। मैं बस उसी का इंतजाम करने जा रही थी। यहाँ के पास में ही ना एक बहुत बढ़िया सी झोपड़ी बनी हुई है, वही वो झोपड़ी है जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। मैं अक्सर वहाँ आया जाया करती थी। ये मेरा घर था पहले, कभी मैं इसी घर में रहा करती थी अपनी शादी से पहले। क्या माँ? हाँ बेटा, आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है ना, वो कभी इस झोपड़ी में रहा करती थी। इस झोपड़ी में मैं अपने पापा के साथ रहती थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी, वो उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उसी समय गांव में तुम्हारे पिताजी आए हुए थे अपने बिजनेस के किसी काम से, पास में कहीं दूसरी जमीन देखने आए हुए थे। वो आकर मेरे गांव में मेरे घर में रुके थे, और मेरे पिताजी ने उनकी बहुत ही खातिरदारी करवाई मुझसे। उन्हें मैं पसंद आ गई और उन्होंने मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग लिया। पिताजी कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें लगा ही था कि ज्यादा समय नहीं है उनके पास, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे पिताजी से करवा दी। और मैं ये झोपड़ी, ये घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पिताजी के साथ चली गई। कुछ समय बाद तुम्हारे नाना जी इस दुनिया और संसार से विदा ले लिए, तब पर भी इस झोपड़ी को मैंने हमेशा जिंदा रखा, क्योंकि ये झोपड़ी मुझे याद दिलाती थी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। उस समय तुम्हारे पिताजी भी कोई बड़े आदमी नहीं हुआ करते थे, बिजनेस वाले नहीं हुआ करते थे, अपने ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से क्लर्क हुआ करते थे। उसी काम के सिलसिले में जमीन देखने वो इस गांव में आए थे। मैंने उनके साथ अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे सारे दिन बिताए हैं, तब जाकर वो महल जैसा घर, इतनी प्रॉपर्टी और बिजनेस खड़ा हुआ है। हम दोनों के प्यार की वजह से वो सब कुछ बना। पर आज तुम्हारे पिताजी सब कुछ भूल गए और मैं अपनी बीती जिंदगी याद करने यहाँ पर आ गई, उस प्यार को तलाश करने जिस प्यार के लिए मैं ये झोपड़ी छोड़कर उनके साथ चली गई थी। उसी घर में मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश कराऊंगी। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग था। इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। पर दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।